मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर सख्ती बढ़ा दी है। किस वजह से सेबी हुआ है सख्त? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं कौन? क्यों इन पर है सेबी की कड़ी और पैनी नज़र? और क्यों है इनके लिए रेगुलेशन करना सेबी की तरफ से ज़रूरी? ये ढेर सारे सवाल हैं जो सेबी की एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस के चलते आज आते हुए दिखे हैं। आप सबके सामने इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हम आज एक खास शो लेकर आए हैं, इन्फ्लुएंसर पर सेंसर। इस खास शो में मेरे साथ 4 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जयंत गुप्ता साहब हैं जो कि पूर्व ईडी है सेबी के, तो सेबी के मामलों की बहुत गहरी पकड़ और जानकारी रखते हैं। हमारे साथ हर्ष रुंगटा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो फाउंडर है फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। लेकिन हर्ष रुंगटा साहब जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट IA और RA के लिए जो गाइडलाइंस बनी है उनमें उनकी बड़ी भूमिका है ये गाइडलाइंस ड्राफ्ट करने में। हमारे साथ ट्रेडिंग चक्र के फाउंडर पीयूष चौधरी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से अपनी राय भी रखेंगे। और मनीषा कपूर जी हैं हमारे साथ, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं और साथ ही साथ जो देश में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स तय करने वाली जो संस्था है ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की CEO भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दूं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या फिर फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं कौन। सेबी के मुताबिक जो, या आम राय जो है उसके मुताबिक 3 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। ऐसे लोग जो वित्तीय मुद्दों पर लोगों को या तो जानकारी देते हैं या सलाह देते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर माना जाता है। फॉलोअर्स के जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको वो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। और ये प्रभाव डालने का जो उनका तरीका है वो सोशल या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हो या फिर चैनल्स के जरिए में हो। तो ये बेसिकली पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर्स माने जाते हैं। लेकिन मनीषा जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। ASCI आपकी जो संस्था है जो पूरे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स पूरे मेंटेन करती है देश भर में, आपके हिसाब से किन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स माना जाए? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बहुत तादाद में सोशल मीडिया में, ये हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल में बहुत बढ़ गए हैं। और इन्फ्लुएंसर्स कोई भी हो सकता है, आप और मैं भी हो सकते हैं, कि जिसकी भी सलाह या जानकारी लोग सुनते हैं, हम जिसका इन्फ्लुएंस है किसी एक सेट ऑफ पीपल के ऊपर, उसको हम इन्फ्लुएंसर मानते हैं। तो पहले तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपना ही कुछ कंटेंट डालते थे, कुछ कॉमेडी डालते थे, कुछ कहानियां स्टोरी टेलिंग करते थे। पर लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी रीच है और लोग उन्हें बहुत मानते हैं, उनकी सलाह को बहुत मानते हैं, तो डेफिनेटली जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करना। तो जो इन्फ्लुएंसर्स आप कह रहे हैं वो मात्र जानकारी या अपनी सलाह नहीं है, पर इसके पीछे ब्रांड्स भी आ गई हैं। तो ये एक बहुत जरूरी डिस्क्लोजर हो जाता है, जो ASCI ने करीबन 2 साल पहले एक अपनी गाइडलाइन लाई थी कि आप अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको ये बताइए कि आपका कुछ इन्फ्लुएंस है या नहीं। तो ये एक बहुत जरूरी मामला हो गया है कि क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही है और किस तरीके के लोग जानकारी दे रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी चीज हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो आपके किसी भी डिसीजन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं और उसके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लेते हैं सहारा। हर्ष रुंगटा साहब हमारे साथ हैं, जाने माने दिग्गज हैं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, आप सब जानते पहचानते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात हर्ष रुंगटा साहब की ये भी है कि सेबी ने जो भी गाइडलाइंस बनाई है रिसर्च एडवाइजर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइजर्स के लिए, उन गाइडलाइंस को बनाने में, उसके ड्राफ्ट बनाने में रुंगटा साहब की बड़ी भूमिका रही है। रुंगटा साहब ये बताएं, अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, ये जो पूरी एक कैटेगरी है, इसको लेकर सेबी ने जो ड्राफ्ट बनाया है, सेबी को इनसे परेशानी क्यों है, क्या समस्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा भी इसमें राय लिया गया था। हमारे एसोसिएशन जो है जी, एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, उनकी भी राय ली गई थी।
लेकिन जो गाइडलाइंस आई है उसमें हमारी राय ली गई है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे राय के मुताबिक ही आई है। सो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जरूर जरूर सर जी। सेकंड, आई थिंक प्रॉब्लम तो बहुत ही क्लियर है कि जब अनरेगुलेटेड लोग किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं तो ना उनके ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए क्वालिफाइड हो, ज़रूरी नहीं है कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। मुझे अगर कहीं से पैसे मिल रहे हैं कोई चीज़ बोलने के और वो मैं अगर डिस्क्लोज़ ना करूं तो वो एक गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो रेगुलेशन के दायरे में जो लोग आते हैं, जैसे हम लोग, अगर हमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो हमको पहले से डिस्क्लोज़ करना पड़ता है और फिर हमारे ऊपर ये एक दायित्व है कि हम क्लाइंट्स का, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का एक फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड है, यानी कि क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हमको हमारे इंटरेस्ट से ऊपर रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं लूँगा, लेकिन अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, अगर आप समझिए कि अगर ऐसा होता नहीं है लेकिन या ज़्यादा करके नहीं होता है, लेकिन अगर आप समझिए कि अगर कोई डॉक्टर को कोई पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए अगर कुछ उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके लिए, और वो बताए बिना वो अगर अपने पेशेंट्स को वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो गलत है और उससे नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि गलत जगह पे ही वो ये एडवाइस देगा, लेकिन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में या फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी यही बात लागू होती है, और इसलिए डिस्क्लोजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और हैविंग द राइट क्वालिफिकेशंस, मेकिंग श्योर दैट कस्टमर ग्रीवियंस कैसे हैंडल होगा और फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड्स कैसे आप अपहोल्ड करोगे, ये जो एक रेगुलेटेड एंटिटीज़ पे रिक्वायरमेंट है वो अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ पे ये अंकुश बिल्कुल नहीं होता और उसका मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल। तो जैन गुप्ता साहब, आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये नियम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी सेबी को? क्या ज़रूरत है कि सेबी अब ड्राफ्ट जारी कर रही है और उसके बाद फाइनल गाइडलाइंस लेकर आएंगी? आप ही लोग सवाल रेज करते हैं कि सेबी क्या कर रहा है, इतने लोगों को घाटा हो रहा है, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे कुछ इस तरह के याद है कि बहुत बार ये भी देखा गया है कि अनिल सिंघवी जी की फोटो लगा के यूट्यूब चैनल पे लोग बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम मार्केट वाइड है। तो इसके लिए सेबी को देखिए क्या होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा कि लालच की दवा सेबी ले पाएगा, क्योंकि सब कुछ ये जब होता है लालच की वजह से होता है। बट कुछ ना कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं कि आदमी को आगाह किया जा सकते हैं, वार्न किया जा सके। तो दूसरा है कि जब अगर मेरे अंदर में डर नहीं होगा तो मैं कुछ भी करूंगा। तो ये प्रोसेस दोनों तरफ से चल रहा है। ये इन्फ्लुएंसर के लिए रूल लाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून बन रहा है कि आप इसके तहत काम करेंगे। दूसरा है ये जनता को, बाकी इन्वेस्टर को आगाह करता है कि कुछ इस तरह की चीज होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिसकी भी आप बात सुन रहे हैं, क्या उसकी वो है स्टैंडिंग है कि क्या वो आपको कुछ खबर देने या कुछ आपको गाइडेंस देने के लायक है कि नहीं है। इसलिए नियम लाने पड़े। अगर अगर नियम नहीं लाते तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आपने कई बार देखा है कि यूट्यूब चैनल पे आता है, ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, इसमें इतना भाव हो जाएगा, इतने करोड़पति हो जाओगे। जबकि होता है कि जो आदमी आपको ये बोल रहा है उसका इंटेंशन होता है कि आप शेयर करके फंस जाओ। सीधा सा नियम ये है कि जनता को ये जानना चाहिए कि कोई भी आदमी आपका इतना भला क्यों चाह रहा है कि आपको वो करोड़पति बनाना चाह रहा है।
अगर इतना उसको नॉलेज है तो खुद क्यों नहीं करोड़पति बनता है, खुद वो क्यों यूट्यूब चैनल को करके वो 2-50 रुपए कमाना चाहता है दिन का। जी बिल्कुल, ये बात इंटरेस्टिंग आपने कही कि अगर इतना सक्षम है तो खुद क्यों ना कर ले, बात सही भी है। पीयूष चौधरी साहब हमारे साथ हैं, मैं जरा उनसे भी एक बार राय लेना चाहता हूँ। पीयूष जी, समस्या क्या है? इन्फ्लुएंसर्स अगर सेबी चाहती है कि रजिस्टर्ड हो जाए और रजिस्टर होकर राय दें तो सेबी मना नहीं कर रही, और दूसरी चीज़, अगर आप किसी चीज़ पर राय दे रहे हैं और वहाँ से आपको कोई कमाई हो रही है तो डिस्क्लोज कर दें, क्या इसमें कोई समस्या है इन्फ्लुएंसर्स को? जी, सब बहुत बड़ी समस्या है इसमें। सबसे पहले तो जो इन्फ्लुएंसर है वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके मल्टीपल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे वो एडवाइजरी है या एजुकेशन है या रेफरल लिंक्स हैं या फिर ब्रांड प्रमोशन है। नाउ ब्रांड प्रमोशन पर जैसे मनीषा जी ने कहा कि इन्होंने गाइडलाइंस लॉन्च करी थी 2 साल पहले, लेकिन जो ब्रांड्स प्रमोशन हमारे पास जो आते हैं, कभी ऑफर करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि हमें एक हैशटैग लगाना है लास्ट में ऐड का या प्रमोटेड का, तो फिर वो ब्रांड प्रमोशंस मना कर देते हैं। ब्रांड प्रमोशंस फिर वो अग्री ही नहीं करते हैं डील के लिए, अगर आप उनको ये इंसिस्ट करो कि आपको एक हैशटैग लगाना है कि जिससे आप एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस डिस्क्लोज कर पाओ, कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर पाओ कि ये मैं ब्रांड प्रमोट कर रहा हूं, तो वो ब्रांड प्रमोट फिर नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हो रही है। दूसरी चीज, हर एक का कुछ ना कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट हो जाता है जब उनका एक इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। फिर वो चाहे एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, फिर वो चाहे रेफरल लिंक्स की तरफ जा रहे हो। रेफरल लिंक्स जो अभी तक जो रहे थे वो बहुत ज्यादा लेजिट रहे थे, तो अभी तक तो सेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ब्रोकर्स ने भी बहुत पैसे कमाए हैं रेफरल लिंक्स की वजह से। लेकिन अभी जैसे ऑर्गेनाइज चैनल में आ जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड, तो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा ये सब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो सब ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब अगर सेबी के दायरे में आकर इन्फ्लुएंसर्स राय दें और डिस्क्लोज करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, राइट पीयूष जी? नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ। सेबी के दायरे में आकर आप गलत चीज प्रमोट नहीं कर पाओगे, जैसे स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स। नहीं, गलत तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, राइट? गलत तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो अच्छा है ना अगर दायरे में आ जाएंगे। और अगर कोई गलत नहीं कर रहा होता तो फिर तो रूल्स लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक बात है। क्योंकि गलत काम हो रहे हैं, रूल्स लाने की जरूरत ही इसीलिए पड़ रही है। तो रुंगटा साहब, जानना आपसे ये चाहता हूँ कि ऐसे में ये रूल्स लाने से, रेगुलेशन लाने से जो अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगेगी? तो आई थिंक बेसिक आइडिया 2 फोल्ड है। जैसे कि सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा है जी कि सबसे पहले जो पैसा मिल रहा है उनको, वो पैसा अगर रेगुलेटेड एंटिटीज से मिल रहा है, ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट्स हैं, जो भी सेबी रजिस्टर्ड अगर इंटरमीडियरीज हैं, वो अगर एसोसिएट कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ के साथ प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे अभी। दैट इज़ पार्ट 1। सेकेंड पार्ट ये है कि कोई भी सिटीज़न या इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट को पैसे देता है, कि सारी प्रॉब्लम की जड़ है इक्विटी बेसिकली। ओके, अगर आप कंप्लेंट्स एनालिसिस देखें, अगर जो सेबी के ऑर्डर्स पास हुए हैं वो देखें, तो सारी की सारी इसकी प्रॉब्लम्स की जड़ है कॉल्स रिलेटिंग टू इक्विटी, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। ये हमारी रिपोर्ट हम पब्लिश कर रहे हैं आर्या वाले, तो उसमें भी ये एकदम क्लियर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो वो जो एक इशू है कि इक्विटी और ये सब को रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ जब आप डील करेंगे तो आप एक ऐसे अकाउंट में पैसा डालेंगे जो कि मॉनिटर्ड है, जो कि सेबी द्वारा मॉनिटर्ड है, या सेबी द्वारा मनोनीत जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो लोग रजिस्टर्ड एंटिटी से डील कर रहे हैं उनको पता है कि हम रजिस्टर्ड एंटिटी से डील कर रहे हैं और ये फीस दे रहे हैं। चूंकि ये फीस एक समझिए IA फीस
ऐसे अकाउंट में जा रहा है या RA फीस ऐसे अकाउंट में जा रहा है सपोज, जी, ओके, और अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ के साथ पैसा उनका बंद हो जाएगा क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटीज़ उनको एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जिसके जरिए आप फीस देंगे लेंगे तो ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड हो जाएगा। मनीषा जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसे में डूज एंड डोंट्स क्या है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आई थिंक ये काफी मतलब मामला एक्चुअली सिंपल है डिस्क्लोजर का, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर जो एडवाइस देने वाला है उसकी नीयत सही है। तो एक तो हर एडवर्टाइजमेंट में हम चाहते हैं एक्चुअली, चाहे फाइनेंशियल हो या कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप जो ब्रांड की बात कर रहे हैं या कुछ आप प्रमोट कर रहे हो, अगर आपका कोई भी उसमें मटेरियल कनेक्शन है, जैसे कि अर्लियर पैनलिस्ट ने भी कहा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं उसको, हम मटेरियल कनेक्शन बोलते हैं, कि आपको अगर उस चीज के कोई भी पैसे या कोई भी मटेरियल कनेक्शन मिल रहा हो तो वो आप पहले डिस्क्लोज कीजिए। दैट इज नंबर वन। सेकेंड चीज, स्पेशली फाइनेंशियल और हेल्थ मैटर्स में कई कई चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं अपने तजुर्बे के तौर पे, पर जो फाइनेंशियल और हेल्थ मैटर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि जो आपका तजुर्बा हो वो आपको एक एक्सपर्ट बनाए, क्योंकि आपको जो सामने वाला बंदा है उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादातर एक पर्सनलाइज्ड बेसिस पे दी जाती है फॉर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। आप जनरली कुछ एडवाइस दे रहे हो तो उसमें शायद इतनी दिक्कत नहीं हो, पर आप कुछ स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हो तो वो जरूरी नहीं है कि आपका तजुर्बा अच्छा है तो सामने वाले का भी अच्छा होगा। तो उस चीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, जो एक ट्रेनिंग होती है, वो सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक्सपर्टीज ये होती है कि आप हर तरीके की सिचुएशन में आप सही एडवाइस दे सकते हो हर किस्म के बंदे को, और हर किस्म की सिचुएशन के उसकी इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या हैं। तो ये जो एक एक्सपर्टीज है, ये डेफिनेटली जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ये सब स्क्रूटनाइज हो सकता है। दैट इज नंबर वन। सेकेंड चीज, अगर आपको किसी की एडवाइस से नुकसान हो गया हो तो उसका क्या आपके पास एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, या आप किसके ऊपर, आप कहाँ पे ये रेज करोगे? तो अगेन रजिस्टर्ड एंटिटी में एक वो सेफ्टी नेट होता है कि जो ये एंटिटीज हैं ये इनकी मतलब एक तरीके से जांच पड़ताल की गई है, उसी के बाद इनको रजिस्टर किया गया है। तो ये एक कंज्यूमर सेफ्टी के लिए जो ये 2-3 चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस खुले आम हर कोई दे रहा है आजकल, ये डेफिनेटली इस चीज को रोकने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो सेबी का भी यही इंटेंशन है कि जो सही एडवाइस है वो डेफिनेटली आए मार्केट में, क्यों ना आए, ठीक बात पर है। जो गलत एडवाइस है या जो इनएक्सपीरियंस लोग या नॉन एक्सपर्ट्स अपने को एक्सपर्ट्स प्रमोट करके जो एडवाइस दे रहे हैं सबके लिए, उससे नुकसान मिनिमाइज हो, यही एक अटेम्प्ट है एंड वी आर फुली सपोर्टिव ऑफ जी, दिस। बिल्कुल। पीयूष जी, आपको लगता है कि इन गाइडलाइंस से फ़र्क पड़ेगा? और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो वो कहते हैं कि आजकल हर रोज़ नए-नए इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो रहे हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे भी अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा दिख लेते हैं, तो अपने आप को एक्सपर्ट मानकर एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने 2-3 तेज़ी मंदी के साइकिल नहीं देखे हैं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी? जी, बहुत अच्छा स्टेप लिया है सेबी ने। और अगर मैं ट्विटर का टेम्परेचर गेज करूं तो ट्विटर ऑलरेडी बहुत ठंडा हो चुका है अच्छा, इमीडिएटली जैसे ही कंसल्टेशन पेपर आया है। ओके, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सब इक्वली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ट्विटर का जो टेम्परेचर है, वो अगर ट्विटर ठंडा हो गया है तो मतलब कि कुछ सीरियस गाइडलाइन है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव गाइडलाइन ये है। लेकिन इसमें भी अभी काफी चीजें इंप्रूव करी जा सकती हैं। जैसे काफी हद तक एजुकेशनल मटेरियल जो प्रमोट हो रहा है वो एक सेल्फ सर्टिफाइड है। अगर वहां पर भी कुछ एक गाइडलाइन आए तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से एक मेजर पार्ट जो हो रहा है एजुकेशनल पार्ट को टेम्प्ट करके, ल्योर करके, अपने प्रॉफिट को बड़े फिगर्स को दिखाकर ल्योर करके जो एजुकेशनल कोर्सेज में किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए। तो अगर सेबी इस पर भी कुछ काम कर पाए तो वो बहुत अच्छी चीज हो बिल्कुल। जाएगी। तो आपकी जायज़ डिमांड है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट है, उतना प्रॉफिट है, और उससे भी लोग प्रभावित होकर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। उन पर भी पीयूष जी की मांग है कि उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन गुप्ता साहब,
जब आजकल हर कोई आदमी सोशल मीडिया पर अपनी ओपिनियन देता है, राय देता है, किसी को रोकना पॉसिबल है नहीं, कैसे रोका जा सकता है? दूसरी बात ये भी है कि अगर रोकना ही है तो क्या इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स पर कोई मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा जा सकता है? देखिए, आपने 2 सवाल कर लिए एक ही सवाल में। क्या है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो कोई भी लॉ जब नया बनता है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि पहले उस लॉ को आप पब्लिक को कैसे समझाएँगे, क्या समझेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये चैलेंज रहेगा, लेकिन ये चैलेंज इसलिए थोड़ा-सा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा कि जब कम्युनिकेशन के थ्रू जब आदमी को जानकारी होगी, तो अगर मैं मान लीजिए एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ, तो जब मुझे पता लगता है कि जो यूट्यूब चैनल चला रहा है, एक इंसान जो चला रहा है, वो सेबी का फिनफ्लुएंसर में रजिस्ट्रेशन है उसका, और दूसरा आदमी जिसका चैनल का रजिस्ट्रेशन नहीं, तो मेरे थोड़ा-सा, हम कहते हैं कि 50 लाख में नहीं, 2 लाख में नहीं, अगर 2000 लोग भी ये देखना शुरू कर देंगे कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो धीरे-धीरे बूंद-बूंद करके सागर बनेगा और लोग देखना शुरू करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नियम लगा और कल से ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, टाइम लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरुआत होगी, ये बात सही भी है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह से जो है, पहली चीज़ ये कि आप जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर देख लें। दूसरा ये कि अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर आपको दिखे तो उसकी राय ना लें। अच्छा, राय ना लें यानी कि आपने अपनी सेफ्टी कर ली, लेकिन बाकी दूसरों की सेफ्टी भी करनी है, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी सेबी को दें। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर से राय ली और उसके बाद अगर कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, आप उसकी शिकायत करेंगे तो सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है तो आप सेबी को शिकायत जरूर करें, ये आप ध्यान में रखें। आखिरी सवाल रुंगटा साहब आपसे, इन्वेस्टर्स क्या सावधानी रखें, उन्हें क्या ध्यान में रखना है? ये जो सारा है, इसमें इशू अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत जटिल इशू है। इतना सिंपल इशू ये नहीं है। अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और सारे अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स बुरे नहीं होते। आप टैक्स एडवाइस लीजिए, आप एस्टेट प्लानिंग लीजिए, अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स और अनरेगुलेटेड सर्विसेज कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी ही हो। अच्छे प्रोडक्ट्स भी अनरेगुलेटेड हैं। तो वो वाली इशू जो है वो इससे रिजॉल्व नहीं होगी। प्रोडक्ट्स रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स, जैसे इंश्योरेंस हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन सेबी रेगुलेटर्स हैं, एनपीएस है, तो वो भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी। और एक बहुत जो मेजर इशू है वो ये है कि इसको सॉल्व करने में जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर सिकंजा इतना ज़्यादा कस दिया गया है कि अब रेगुलेटेड एंटिटीज़, अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स की बात करूं तो 140 करोड़ के देश में 900 रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स भी नहीं है, और वो भी गिरते जा रहे हैं। वो भी बढ़ नहीं रहे हैं, गिरते जा रहे हैं ओवर रेगुलेशन की वजह से। तो ये क्लियरली ये सॉल्यूशन है, कुछ हद तक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो ओवर रेगुलेशन हो रहा है रेगुलेटेड लोगों का, उससे जो लोग फ्रिंज पे हैं रेगुलेशन के, जो शुरू जिन्होंने किया है, वो हो सकता है कि वो रेगुलेटेड से अनरेगुलेटेड सेक्टर में चले जाएं। कई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। क्या हम रेगुलेशन इतने टाइट कर रहे हैं कि रेगुलेटेड रहना एडवाइसेबल ही नहीं रहा? ये एक सोचने की बात है। ये बहुत बड़ी पॉइंट आपने रखी है रुंगटा साहब, और अपने अनुभव से रखी है। बात सही भी है कि रेगुलेशंस होने चाहिए, लेकिन इतने रेगुलेशन ना हो कि वो लोगों को इस बात की ओर प्रेरित करें कि हम रजिस्ट्रेशन ही ना कराएं या फिर वो बिजनेस ही छोड़ने पर है। तो ढेर सारे और मुद्दे हैं, थोड़ी समय की कमी है, नहीं तो हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। गुप्ता साहब, रुंगटा साहब, पीयूष चौधरी साहब और मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में अपनी राय देने के लिए। तो इन्फ्लुएंसर पर सेंसर, ये थी हमारी विशेष चर्चा। सेबी की तरफ से जो ड्राफ्ट इशू किया गया है
जिसमें इन्फ्लुएंसर्स पर किस तरह की लगाम लगाई जाए, किस तरह के रेगुलेशंस बनाए जाए। आप भी अपने सजेशंस, अपने सुझाव सेबी को भेज सकते हैं। इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।